नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा हम लोग नवपाषाण काल पे चर्चा कर रहे थे, तो नवपाषाण काल में इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेज ली। एक नवपाषाण काल के सामान्य परिचय जिसका शीर्षक था, और दूसरी क्लास हमने नवपाषाण काल से संबंधित जो कुछ प्रमुख पुरास्थल थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम लोग नवपाषाण काल के लोगों के समाज और संस्कृति के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नवपाषाणकालीन समाज और संस्कृति। इन दोनों टॉपिक पे या इन दोनों जो पॉइंट हैं, इस पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समाज पे चर्चा इनके कर लेते हैं, तो उसके बाद संस्कृति पे चर्चा करेंगे। तो ये नवपाषाण कालीन समाज मतलब उस काल का समाज कैसा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पाषाण काल में, तो पाषाण काल के अंदर हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अध्ययन किया। तो पाषाण काल में जो जानकारी हमको साहित्यिक साक्ष्यों से नहीं मिलती हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इस काल का अध्ययन करते हैं, इस काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार नवपाषाण काल के समाज के बारे में भी हमको जानकारी साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव में तो नहीं मिल पाती है, साहित्यिक साक्ष्यों से नहीं मिल पाती, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसी के आधार पर हम जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, इनके समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम इनके समाज के लोगों की बात करें तो इनके समय में नवपाषाण काल में जो लोग का जीवन था उसमें सामुदायिक जीवन का महत्व बढ़ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ स्थलों पर एक साथ कई शवों को दफनाया गया था, या इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो है उस स्थल पर एक ही साथ कई शवों को दफनाया गया, या उसी स्थल पर टाइम के अंतराल पे जो है शवों को दफनाया गया जो है, या अलग अलग समय पर एक ही स्थल पर अलग अलग समय पर उन मृतकों को दफनाया गया था। इस प्रकार सामुदायिक महत्व लोगों के जीवन में बढ़ रहा था। और आप लोग देखते हैं, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया मिलता है, और अन्य पशुओं को भी दफनाया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव और पशुओं के बीच भी जो है संबंधों में निकटता आ रही थी। तो जो है अगर इस काल के सामाजिक विभाजन के विषय में अगर हम बात करें तो इस काल में सामाजिक विभाजन भी हमको देखने को मिलता है। अगर इस काल के मानव के घरों की बनावट की हम चर्चा करें तो फिर इस काल के मानव का घर जो है लकड़ी और सरकंडों से निर्मित होता था, और उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। कुछ मकान आयताकार हैं और कुछ मकान गोलाकार है, और जो गोलाकार मकान है कुछ लोगों की विशेषता, जो खास लोग थे या उस समाज के उच्च वर्ग के लोग थे उसकी विशेषता है। तो ये भी जो है सामाजिक विभाजन की ओर जो है संकेत करता है। अगर दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर समाधान पद्धति का अगर हम अध्ययन करें तो समाधान पद्धति के साथ भी कुछ आवश्यकता की चीज़ें रख दी जाती थीं, जो कि ये अनुमान लगाया जाता था कि ये बाद के जीवन की ओर संकेत करती थी। और जो समाधान पद्धति में आवश्यकता की चीज़ें हैं उनमें भी हमको कुछ अंतर देखने को मिलता है। कुछ कब्रों में हमको बेहतरीन किस्म के पत्थरों की चीज़ें भी रखी हुई मिली हैं, जो ये भी सामाजिक विभाजन की ओर ही संकेत करता है। तो अगर हम सामाजिक विभाजन के इनके बारे में बात करें तो पहला टॉपिक, इनके जो घर थे ये वर्गाकार, क्योंकि घर आयताकार और वर्गाकार दोनों होते थे, लेकिन जो वर्गाकार घर थे ये जो है कुछ सामान्य लोगों की विशेषता या जो विशेष लोग थे उनकी विशेषता को इंगित करते हैं। और दूसरा अगर सामाजिक विभाजन की बात करें तो इनके समाधान पद्धति का अध्ययन करने से हमको मिलता है कि जो आवश्यकता की चीज़ें या आवश्यकता की वस्तुएं रखी जाती थीं उनमें भी हमको
अंतर देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो फिर जो है बलूचिस्तान के जो मेहरगढ़ नामक स्थल है वहाँ से एक धान कोठार का साक्ष्य मिला है, जिसे आप अन्नागार कहते हैं। तो ये धान कोठार का जो साक्ष्य मिला है ये मुखिया तंत्र के विकास की ओर संकेत करता है, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा अनाज को वसूल कर वहाँ पे इकट्ठा किया जाता रहा होगा। ये इस प्रकार का एक सामाजिक विभाजन भी देखने को मिलता है, ये भी सामाजिक विभाजन की ओर भी इंगित करता है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अन्नागारों जो है कहाँ से, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त धान कोठार की प्राप्ति मुखिया तंत्र के विकास की ओर संकेत करती है, और ये अनुमान लगाया जाता होगा कि इनके द्वारा अनाज वसूल कर वहाँ रखा जाता रहा होगा। तो आप ये जान सकते हैं या इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अनाज वसूल के रखा जा रहा है तो वो समाज के अन्य लोगों से शक्तिशाली है और उसकी स्थिति अन्य लोगों की तुलना में उच्च है। तो यहाँ भी जो है असमानता जैसी भावना उत्पन्न होती है, या भी ये भी सामाजिक विभाजन की ओर संकेत करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरापाषाण काल में लोगों के बीच जो है कोई उनको ज्ञान नहीं था, मानव असभ्य था, तो उनमें समानता रहती थी। बैंड सोसाइटी समाज था जिसमें 20 से 40 लोगों का समाज होता था, तो उनमें कोई छुआछूत ऊंच नीच की भावना ये सब नहीं थी, सभी एक समान थे क्योंकि उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनमें विकास होता गया जो है फिर समाज में विषमता उत्पन्न होने लगी, और नवपाषाण काल में आकर ये विषमता और भी हमें अधिक दिखाई देती है। और ये था समाज के बारे में, ये हो गया नवपाषाण काल के लोगों के समाज के बारे में। अब हम आते हैं कि इस काल के मनुष्यों के जो है संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। नवपाषाण काल लोगों की संस्कृति। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस काल में जो है मनुष्य अस्थायी जीवन जीने लगा था, पशुपालन और कृषि की नियमित शुरुआत हो चुकी थी जो है, और इस काल का मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन की स्थिति में पहुंच चुका था। तो कृषि उत्पादन का आरंभ महज अगर हम देखें तो कृषि उत्पादन का आरंभ महज एक आर्थिक गतिविधि नहीं वरन सांस्कृतिक गतिविधि का हिस्सा भी बन गई थी, और कृषि उत्पादन का अर्थ था अस्थायी जीवन का विकास। लोगों के बीच परस्पर सहयोग एवं निकटता, परस्पर अनाज के रूप में जो है उपहारों का दिया जाना या लिया जाना, क्योंकि उस समय इनके जीवन में उत्पादन का ही महत्व अधिक था। तो किसी को कुछ देते थे तो अनाज ही लेते और देते थे। अनाज के इनके मान लो ऐसा कह सकते हो कि इनके जीवन में विनिमय का केंद्र अनाज ही होता था। और इस काल में अगर हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करें तो इस काल में दावत और समारोहों का विकास भी हो चला था। जैसा कि कर्नाटक के बुद्धिहाल नामक स्थान से हमको दावत के समारोह का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इनके जीवन में दावत और समारोहों
समारोहों का भी महत्व देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बताया, कर्नाटक के बुद्धिहाल नामक स्थान से हमको दावत की सूचना मिलती है। कोई विशेष अवसर पर ये लोग अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के समारोहों का आयोजन करते रहे होंगे। अगर इस काल में हम बात करें तो कृषि उत्पादन का ही अर्थ या कृषि में विशेष उत्पादन का ही मतलब था कि इस काल में बूढ़े लोग और महिलाओं के जीवन में जो है आराम भी मिलने लगा, जो है या उनके जीवन पर दबाव कम होने लगा। जब कृषि उत्पादन होने लगा तो घर के बूढ़े लोग और महिलाएं घर पे ही रहने लगे। जैसे महिलाएं घर का काम करने लगी और बूढ़े लोग, हो सकता है महिलाओं के जो बच्चे हैं उनका देखभाल करने लगे। तो इस प्रकार उनको जो है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति भी खाद्य संग्रह में जो है जो कंद मूल इकट्ठा करती थी उनमें उसकी स्थिति जो है बढ़ चढ़ के वो भाग लेती थी। और उस शिकार जो है पुरुष शिकार करते थे, महिलाएं कंद मूल इकट्ठा करती थीं। तो आर्थिक गतिविधि में उनका भी महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन जब धीरे धीरे कृषि की नियमित शुरुआत हो गई, पशुपालन भी करने लगे, तो फिर जो है बूढ़े लोग और महिलाओं को जो है इनके जीवन पर दबाव कम हुए, घर पर रह के आराम करने लगे। इस प्रकार इनमें जो है अवकाश भी इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। जब अवकाश इनके जीवन में मिलने लगा तो ये इनका ध्यान कलात्मक रुचि की ओर भी गया। तो कला की ओर भी इनका रुझान कला की ओर भी जाने लगा। तो कृषि उत्पादन से बूढ़े लोग और महिलाओं के जीवन पर दबाव कम हुआ और इनके जीवन में अवकाश की महत्ता बढ़ी, जिससे इनका ध्यान कला की ओर भी गया। अगर संस्कृति के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें या नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फिर इस काल में जब कृषि उत्पादन से कुछ अनाजों को, जो इनके खाने भर से अनाज हो जाता था, उसी में से कुछ अनाजों को अपने पास बचा कर रख लेते थे जो है, और ये अगली साल इस अनाजों का उपयोग अगली साल की जो फसल के बीज के रूप में उपयोग करते थे, जिससे इनमें संचय की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पॉइंट है कि संचय की प्रवृत्ति का विकास इस काल के लोगों में भी हो चुका था। जैसा कि आज भी आप लोग देखते हैं, जब फसल कट जाती है तो कुछ अनाज को कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और अगली साल फसल का जब बुआई होती है तो उसके बीज के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो फिर संचय की प्रवृत्ति भी इस काल में देखने को मिलती है, क्योंकि ये अनाज को अगली फसल के बीज के रूप में संचय कर रखते थे या सुरक्षित रखते थे।
इनके जीवन में अगर हम देखें तो लोगों के जीवन में उत्पादन का महत्व बढ़ गया था कि उत्पादन को कुछ देवी देवताओं से भी जोड़कर देखने लगे थे। जैसा कि हम कुछ नवपाषाणिक स्थलों से देखते हैं कि उस सांड एवं देवी की मूर्तियाँ की भी प्राप्ति हुई है, जिससे इस काल के मनुष्य उससे उत्पादन से जोड़कर देखने लगा था। तो जब इस काल के मनुष्य के जीवन में उत्पादन का महत्व बढ़ा तो उत्पादन को ये देवी देवताओं से जोड़कर देखने लगे। जैसा कि हमने बताया कि कुछ नवपाषाणिक स्थलों से सांड एवं देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। जिसको इन्होंने उत्पादन से जोड़कर देखा। इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप लोग खुद देखते हैं कि जिस साल फसल अच्छी होती है या जिस समय धान की फसल लगी हुई है खेत में, तो जिस साल अगर इस बार, क्योंकि जानते हैं कि धान की फसल के लिए अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है, तो जब अच्छी बारिश हुई और धान की फसल अच्छी हुई या अन्य भी फसल जब अच्छी होती है, तो आप कहते हैं कि ईश्वर की माया है या प्रभु की माया है कि उन्हीं की कृपा से फसल अच्छी हुई है। तो उस काल में भी मनुष्य के जीवन में जब उत्पादन का महत्व बढ़ा तो उसने भी इसी प्रकार की परिकल्पना की कि उत्पादन को भी ईश्वर से जोड़कर देखने लगा। तो ये था इस काल के मनुष्य के समाज और संस्कृति के बारे में। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आगे के पॉइंट पर जो है आगे क्लास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।